Good morning, students. Class 7th, Civics, Chapter 22, पेज नंबर 137। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हमारे कंट्री का जो बेसिक बेसिस है जो उसका वो इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, डेमोक्रेसी के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से हमारी कंट्री गवर्न कर रही है, जिस तरह से हमारी कंट्री चल रही है, फंक्शन कर रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है या वो अभी भी जिस स्पीड में डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, वो सारा किस बेसिस पे गेज होता है? वो होता है हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी के ऊपर और हाउ आवर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। तो चैप्टर का नाम है इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और कई बार हमने जो है वो कई ओकेशंस पे स्कूल के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल बट द पीपल डू नॉट टेक द पॉलिसी डिसीजन बाय देमसेल्फ। तो सबसे पहले तो मैं डेमोक्रेसी का मतलब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि एक कंट्री जहाँ पे, जैसे हमारी कंट्री का ही एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे जो लोग हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अपने में से जो एक आम आदमी जो है वो अपने में से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं करता है, वो वोट कास्ट करता है। और वो जो आदमी होता है, जो पॉलिटिकल लीडर होता है, जो जीतता है वहाँ से, वो उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव बनता है, उन सभी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनता है जो उस एरिया में पढ़ते हैं, जिन्होंने वोट कास्ट किया है, जिन्होंने उसके फेवर में वोट कास्ट किया या उनके अगेंस्ट वोट कास्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली वो उन सब का रिप्रेजेंटेटिव बनता है और वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करता है। कोई भी कंट्री की पॉलिसी बनानी होती है तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वैसे हर एरिया के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं और मिलने के बाद में यूनामिनसली या वोटिंग के बेसिस के ऊपर, वोटिंग कैसे, जैसे कि कोई पॉलिसी है, उस पॉलिसी में अगेंस्ट उस पॉलिसी के 50 वोट्स हैं और उस पॉलिसी के फेवर में 200 वोट्स हैं, तो मैक्सिमम वोट्स पॉलिसी के फेवर में है तो वो पॉलिसी बन जाएगी। तो इस तरीके से वोटिंग के बेसिस के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव फर्दर जो है वो पॉलिसी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक आम आदमी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है लेकिन डायरेक्टली खुद पॉलिसी नहीं बनाता है। तो ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट जो इस तरह काम करती है और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो फ्रीली काम करते हैं। लेकिन हाँ, ये इनको इलेक्ट करने के लिए हमारे जो कॉमन पीपल है, हम हैं और आप आने वाले टाइम में वो बिल्कुल फ्रीली चूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आप अपने रूलर्स को चूज़ करते हो और वो रूलर्स कैसे बिहेव करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऑल्दो एवरी 5 ईयर के बाद में आपके पास में ये मौका रहता है कि आप ये तय करें कि वो रूरल जो रिप्रेजेंटेटिव है आपका, उन्होंने अच्छा काम किया या नहीं किया। अगर अच्छा काम किया तो आप उनको रीइलेक्ट कर सकते हैं और अगर अच्छा काम नहीं किया तो आप उसको उनकी जगह किसी और को कर। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन एक तरीके से कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीके से ब्रीफिंग दे दी है मैंने इस पूरे चैप्टर की। अब इसके अंदर 3 इंस्टीट्यूशनल प्ले इन ए की रोल ऑफ मेजर डिसीजन। क्या 3 डिसीजन है? एक तो लेजिस्लेचर, वो बॉडी जो मेजर डिसीजन लेती है, वो जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है वो। दूसरी एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब ये जो डिसीजन तो ले लिया, अब वो डिसीजन फंक्शन में कैसे लेके आएंगे? तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सेक्रेटरीज हैं, तो ये सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है या उसके नीचे जाएंगे तो और फर्दर जाते जाएंगे तो क्लर्क्स हैं जो उसको डाटा को मेंटेन करते हैं, फर्दर सेक्रेटरीज हैं। तो
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो एग्जीक्यूटिव पार्ट आ जाएगा। अब क्या है कि बहुत सारे डिसीजन होते हैं वो सही हैं कि गलत हैं, स्टेट के डिसीजन सही है कि गलत हैं, पीपल के जो राइट्स हैं वो प्रॉपरली उनको कहीं उनका जो है उनका टेक केयर गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है वो डिस्प्यूट हो जाता है उसके अंदर, वो कई बार गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं या कई बार दूसरे ऑपोजिशन को लगता है ये डिसीजन गलत है, या इस तरह के जो डिस्प्यूट होते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट होते हैं, तो उसके लिए जो है वो जुडिशरी है, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये भी ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई जो है वो प्रेशर नहीं होता, वो जो है फ्रीली काम करती है। तो बॉडी रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट अबाउट दिस डिसीजन ऑफ वेरियस अदर डिस्प्यूट। अब इसके अंदर आम लोगों का दूसरे लोगों के साथ में जो डिस्प्यूट है वो भी आ जाता है। तो ये तो हो गया, हमने डिटेल में थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया। इसके बाद द बॉडी ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव नोन एज लेजिस्लेचर, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसके अंदर क्या है, एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अब इसको चुनते कैसे हैं, तो ये भैया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इज द राइट टू वोट अवेलेबल टू एवरी इंडियन सिटीजन हु इज 18 ईयर्स। मतलब कि जो अडल्ट है 18 साल या 18 साल से ऊपर है, ही और शी कैन कास्ट वोट वेन एवर इलेक्शन इज हेल्ड without any discrimination on the basis of caste, color, creed, religion, gender, place of birth, etc. मतलब कि कोई भी अडल्ट जो किसी भी कास्ट का हो, कम्युनिटी का हो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और वोटर आईडी हो उसके पास में, या तो वो वोट कास्ट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव का, उस जिस एरिया में उनका नाम चलता है वहाँ से वो चूज़ कर सकता है, और इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एस्टेब्लिश इक्वलिटी अमंग पीपल एज इट इज़ अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन फॉर वोटिंग लाइक प्रॉपर्टी, एजुकेशन, जेंडर, एक्सेट्रा। मतलब जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है वो इक्वल राइट देता है, हर एक जना, एक सिटीजन एक वोट कास्ट कर सकता है जहाँ पे वो उसका वोटिंग राइट है, और चाहे कितनी, अगर कोई बहुत ज़्यादा जिसके पास प्रॉपर्टी है वो भी एक ही वोट कास्ट कर सकता है, जिसके पास में वो जो पुअर है वो भी एक वोट कास्ट कर सकता है, चाहे कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तो भी वो एक वोट कास्ट कर सकता है, या जो बिल्कुल इलिटरेट है वो भी एक वोट कास्ट कर सकता है, चाहे किसी भी जेंडर का वो भी एक वोट कास्ट कर सकता है। तो इसमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं है। इससे क्या मदद मिलती है, इससे पीपल में इक्वलिटी की हेल्प मिलती है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ता है, लोगों को अवेयरनेस होती है कि उनको अपनी कंट्री के बेहतरी के लिए, अपने एरिया की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा ये एक चीज़ और करता है, ये क्या करता है कि ये माइनॉरिटी के लिए जो है वो सेफ गार्ड की तरह काम करता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए। अब बात इसके अलावा जब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये किसी तरह का जो वायलेंट रेवोल्यूशन है उसको भी रोकता है, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि मेरे पास में मौका है मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने। इलेक्शंस। An election is a process by which voters of a country vote for their favorite candidates। अब फेवरेट कैंडिडेट्स का मतलब जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस वक्त उसमें से कोई भी चूज़ करने का जो है वो चूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट इलेक्शन टेक प्लेस इन ऑल डेमोक्रेसीज इन इंडिया। इलेक्शंस टेक प्लेस इन एवरी 5 years, ये मैंने आपको बता दिया है। और सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, इसके लिए वो करता है। और अल्टीमेटली अगर जो चुने जाते हैं वो सिटीजन, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो लिखा हुआ है वो। अगर नेशनल इलेक्शन है तो वो
जो चुने जाएंगे वो अल्टीमेटली पार्लियामेंट में जाएंगे, जो दिल्ली के अंदर है। अब ये पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस का मतलब ये होता है लोकसभा, जो हर एक एरिया में इलेक्शन होते हैं और चुनते हैं, और जो मेजोरिटी ऑफ सीट जीतते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत जाती हैं और वो जो है गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इसी तरह अपर हाउस होता है राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर 250 मेंबर्स होते हैं, हमारे कंट्री के अंदर 250 मेंबर्स हैं। इसके बाद में है स्टेट के इलेक्शन। स्टेट, हर स्टेट का अलग गवर्नमेंट होती है और उस स्टेट के हिसाब से जो है क्या कहते हैं आपके गवर्नमेंट फॉर्म होती है। जैसे हमारे स्टेट में यहाँ पे अभी अशोक गहलोत जो है वो चीफ मिनिस्टर है, वो कांग्रेस पार्टी से हैं, और सेंट्रल के अंदर नरेंद्र जी मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर, वो भारतीय जनता पार्टी से जो है की पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये स्टेट का इलेक्शन अलग होता है, उसको बोलते हैं विधानसभा के इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन। इसके तो इसी इलेक्शन को पैटर्न को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बताया। डायरेक्ट वो होते हैं जो बैलेट पेपर से जो लोग देते हैं, वोट कास्ट करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक जो है आजकल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैंडिडेट सर्कुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब सिंबल जो होता है द वोटर्स स्टैम्प्ड अगेंस्ट ए कैंडिडेट फॉर देयर चॉइस। अब कंप्यूटर मशीन भी आ गई वोटिंग के लिए, जो आप उसके आगे बटन दबा देते हैं, उस सिंबल के आगे जो उनका कैंडिडेट होता है उसके, और एक बीप की आवाज़ आती है और वोट कास्ट हो जाता है। इसमें एक तो जो है वो पहले बूथ कैप्चरिंग हुआ कर। बूथ कैप्चरिंग का मतलब ये होता है कि पहले जो जिस तरह की गड़बड़ी हुआ करती थी इलेक्शन में, वो होना बंद हो गई है, क्योंकि उसको हैक नहीं कर सकते, और वो चीज़ कंप्यूटराइज्ड बॉक्सेस होती है, उसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसको जो है वो बिल्कुल वो फुल प्रूफ हो जाती है, और उससे रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाता है। पहले 2 दिन लग जाते थे बैलेट पेपर काउंट करने में, 1 दिन 2 दिन लग जाते थे, और अब जो है इलेक्शन जो है के रिज़ल्ट जो है वो 3 या 4 आवर्स 5 आवर्स के अंदर आ जाते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन से इलेक्शन होते हैं? जो मैंने बताया आपको, अपर हाउस राज्यसभा के इलेक्शन, या स्टेट के अंदर है विधान परिषद के इलेक्शन। अब ये क्या होते हैं? ये भाई जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपनी चॉइस के, या उनको लगता है कि सोसाइटी के अंदर इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट लोग हैं, आर्ट में, साइंस के अलग अलग एरिया के अंदर, वो अपना वोट उनको उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो, ताकि वो बेहतर डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करें। तो इसलिए ये वो डिसाइड करते हैं और वोट कास्ट करते हैं, और उनका पार्टिसिपेशन होता है राज्यसभा में और स्टेट के अंदर विधान परिषद के अंदर। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ बेसिकली जो है वो लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलर बिलीफ और एम उनका होता है वोट गेट करना इलेक्शन के अंदर, और मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हैव सेम ओपिनियन एंड ऑन पब्लिक इशू। दे सीक वोट फॉर अ कॉमन गोल और इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और इसमें क्या रहता है, पॉलिटिकल पार्टी में जो होता है सारे लाइक माइंडेड होते हैं, एक जैसे होते हैं, और उनका पर्पस क्या होता है इलेक्शन के अंदर वोट जो है वो पाना और साथ में गवर्नमेंट फॉर्म करना। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं वो कैंडिडेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। उनका जो है वो अगर किसी भी पार्टी से उनका जो है विचारधारा नहीं मिलती है, तो कई बार वो अलग से इलेक्शन में फाइट करते हैं, और कई बार जीतते हैं, और अक्सर वो हार जाते हैं।
क्योंकि उनको फिर जो है जो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो उनका इंक्लिनेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ ज़्यादा रहता है। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली उनका फंक्शन ये होता है कि देखिए, एक तो होता है वो जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले क्या करते हैं, वो एक तो क्या है कि वो इस तरह की चीज़ मेंटेन करते हैं ताकि ये करें कि गवर्नमेंट जो है, जो उनकी पार्टी गवर्नमेंट है, वो हर एक के साथ में हारमोनियसली बिहेव करे, कास्ट, क्रीड या रिलीजन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। साथ में पार्टीज ये भी देखती है कि किसी तरह की कोई पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। इसके अलावा वो देखते हैं कि पार्टीज़ जो है वो हेल्प करती है गवर्नमेंट को चलाने के अंदर। इसके बाद में रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो एक लिंक प्रोवाइड करती है। क्या लिंक प्रोवाइड करती है? रूलिंग जो पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब कि अभी जैसे सेंट्रल के अंदर बीजेपी है और अपन अभी स्टेट की बात करें तो कांग्रेस है, तो कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो अपनी आम आदमी के बात वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। इसी तरीके से सेंट्रल के अंदर बीजेपी के जो पार्टी के लोग हैं वो आम आदमी की प्रॉब्लम्स हैं या सजेशंस हैं वो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स तक पहुँचाएंगे। ऑपोजिशन लीडर का काम क्या होता है? वो चेक करते हैं गवर्नमेंट के पॉइंट को, जहाँ गलती करते हैं वो गवर्नमेंट को बताते हैं। तो ये है। लेकिन इसका पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि वो जो पावर के लिए, पावर मतलब कि गवर्नमेंट बनाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट बनाएंगे तो उनको पावर मिलेगी, तो पावर बनाने के लिए वो अनफेयर जो है मीन्स अपनाती है, वो लोगों को डराती है। कई बार कास्ट कम्युनिटी के नाम पे जो है वो आपस में हार्मनी तोड़ती है, ठीक है ना, लोगों को मनी देती है, बुली करती है। तो ये दीज आर द ड्रॉबैक्स। टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम किस हैं? तो देयर आर जो है वो 3 पार्टी सिस्टम। एक तो वो पार्टी सिस्टम जहाँ पे एक ही पार्टी होती है। कहाँ पे? चीन के अंदर एक ही भैया पार्टी है, तो वो मार्क्सिस्ट पार्टी है। सबसे पहले जो थी वो हिटलर की पार्टी थी, उसके बाद इटली के अंदर मुसोलिनी की पार्टी हुई थी, और अभी चाइना के अंदर है ही अभी कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है ना। वहाँ पे जो है वो फाइनल है, और वहाँ पे एक बार जो बन गया वो डिक्टेटरशिप की तरह एक्ट करते हैं। और आपको तो पता ही चाइना की स्थिति क्या है, वहाँ पे सिटीजन्स की जो है कोई भी बात सुनी नहीं जाती, उनके कोई राइट्स जो है वो नहीं होते उनके पास में। डोमिनेट पार्टी सिस्टम क्या है? ये आपका बहुत सारी पार्टियाँ हो सकती है, लेकिन एक पार्टी जो है वही मेन पार्टी होती है। तो अगर इंडिया में बात करें तो ऐसा कब केस हुआ था डोमिनेंट पार्टी? जब वो 1947 से 1977 केवल कांग्रेस थी और कोई दूसरी गवर्नमेंट थी नहीं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कोई थी नहीं। तो अब बाई पार्टी क्या है? जहाँ पे 2 पार्टीज हो, ताकि इसमें क्या रहता है, लोगों को थोड़ा आसानी रहती है कि भाई या इन दोनों में से एक को चुनना है। ब्रिटेन के अंदर है लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका के अंदर है रिपब्लिक पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये चॉइस देती है सिंपल सा। इसके बाद में थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 मर्जियाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है, और अभी इंडिया के अंदर यही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन प्रोसेस, इसको थोड़ा मैं यूँ रख देते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। इलेक्शन प्रोसेस, तो इलेक्शन प्रोसेस क्या है? बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? जो एरिया है, रीजन है, वो डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशंस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं एरिया पॉपुलेशन पे। पर्टिकुलर एरिया जो पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है तो बाड़मेर अकेले का नहीं होता, बाड़मेर और जैसलमेर को मिला के काउंट होता है वो, क्योंकि बाड़मेर की पॉपुलेशन इतनी नहीं है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनाने के लिए दोनों का ऐड किया जाता है।
इसी तरह सिरोही और जालोर उन दोनों को ऐड किया जाता है ताकि, ठीक है ना। वैसे तो हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 29 से भी ऊपर है, लेकिन जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल 25 है। वो किस बेसिस पे है? इसी बेसिस के ऊपर है। इसके बाद बात करते हैं, ये लोकसभा नेशनल लेवल में लोकसभा इलेक्शन के अंदर होते हैं। जबकि ये अगर हम बात करें तो विधानसभा के इलेक्शन होंगे तो वो पॉपुलेशन का एक क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। अब बाड़मेर के फिर 7 पार्ट हो जाते हैं, वो अलग अलग 7 जगह से उसके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। तो समझ में आया ना। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोकसभा, विधानसभा और वो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कौन मैनेज करते हैं? ये मैनेज करते हैं इलेक्शन कमीशन। इसी तरह जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, जैसे कि गांव में इलेक्शन होते हैं, जो पंचायती मेंबर के इलेक्शन होंगे, पंचायत जो मेंबर्स चुने जाते हैं, पंचायत होती है वो उसके बाद है म्यूनिसिपल कारपोरेशन, जो म्यूनिसिपल काउंसलर्स इन टाउन और सिटी होते हैं, तो वार्ड मेंबर्स चुनते हैं, उसमें चुने जाते हैं इस तरह से। तो ये सारा प्रोसेस कंडक्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पे एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसके ऊपर नहीं है किसी के। इलेक्शन अरेंज प्रिपेयर वोटर लिस्ट से लेके विच कंटेन्स द नेम, एड्रेस, फोटो एंड ऑल एंड एवरी सिटीजन एज ऑफ 18 और अबव आर एलिजिबल टू वोट। एवरी वोटर इशू वोटर आइडेंटिटी कार्ड कंटेनिंग जो है ए फोटोग्राफ। अब ये वोटर आईडी जो है सबसे पहले जो जिन्होंने दिया था इलेक्शन कमीशन जो थे वो थे TN शेषन। अब ये एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना ऑटोनोमस है कि इलेक्शन के टाइम में सारी पावर्स जो होती है, चाहे वो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो किसी भी स्टेट या नेशनल जो भी रूलिंग पार्टी है किसी का भी ऑर्डर नहीं लेते। ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली जो है इलेक्शन कमीशन के पावर के अंदर आ जाती है, इनके अंदर आ जाती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन कमीशन के हो जाती है, के लिए हो जाती है उनकी। इस तरीके से ये हमारी कंट्री में ये पॉसिबल हुआ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाते हैं। समझ में आया कि कोई भी किसी भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं वो डायरेक्टली ऑर्डर किससे लेते हैं? वो इलेक्शन कमीशन से लेते हैं। इसके बाद में है कैंडिडेट अपील, वो भी ये सारा का सारा। इसके बाद में कैंडिडेट्स कितना पैसा खर्च कर सकते हैं इलेक्शन के अंदर, इसके अलावा कैंडिडेट को क्या क्या करना है, कितना क्या है उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उनके कितनी लिमिटेशन है, सारा कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। और वोटर्स के लिए क्या करते हैं? वो इलेक्शन मैनिफेस्टो निकालते हैं पॉलिटिकल पार्टी। इसके अलावा डोर टू डोर कांटेक्ट करते हैं, टीवी रेडियो में वो ऐड देते हैं, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बैनर्स लगाते हैं। और ये सारा कार्यक्रम जो है इनका इलेक्शन से 48 आवर्स पहले तक चलता है, उसके बाद ये बंद कर दिया जाता है। फिर पोलिंग होती है, नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन अलॉट किया जाता है और वोटिंग टेक प्लेस इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऑन फिक्स डेट, और डेट ऑलरेडी अनाउंस हुई भी होती है, उस फिक्स डेट पे होती है जहाँ पे। और उसके बाद में जब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स एक जगह टाइट सिक्योरिटी में इकट्ठी की जाती है, और जिस दिन इलेक्शन काउंटिंग होती है उस दिन गवर्नमेंट ऑफिशियल कौन होते हैं? जो इलेक्शन ने कमीशन ने किया है नियुक्त, और वो जो है क्या कहते हैं, काउंटिंग करवाते हैं। और लास्ट में जो जीतते हैं वो डिक्लेयर करते हैं, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होती है जिनकी, मतलब कि अगर सपोज 100 सीट हैं तो जो है 50, उसका 50% से ऊपर जो पार्टी सीट जीत जाती है वो
मेजोरिटी में आ जाती है और वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। लोकसभा के अंदर हमारे यहाँ 545 सीट्स है, तो 272 जो है से ऊपर जो सीट्स लेके आ जाते हैं वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो सेंट्रल में गवर्नमेंट फॉर्म कर देते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो इलेक्शन कमीशन करती है और कैसे करवाती है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये सारा कि ये मसल पावर और ये है, तो ये इसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई भी किसी तरह का भी पहले वार्निंग देती है और फिर उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। लेकिन फिर भी कई जगह चोरी छुपे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खुद जो हैं वो बुली करते हैं। अब बात करते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? जब कि एक गवर्नमेंट को, एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, जैसे कि मैंने जैसे बताया 100 सीट्स हैं किसी पॉलिटिकल, टोटल सीट्स 100 हैं और पावर में आने के लिए कितनी सीट्स चाहिए? 50 चाहिए। अब यहाँ पे 3 सपोज मानते हैं अपन फॉर एन एग्जांपल 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन में फाइट कर रही है। एक 25, दूसरी जो है 40 और तीसरी को मिल गए 25, 40, पीछे कितने बचे? 35। तो 40, 35, 25 अगर सारी तीनों पॉलिटिकल पार्टी को मिले तो किसी को भी टोटल 50 या 50 से ऊपर तो मिले नहीं है। तो अब 2 पॉलिटिकल पार्टी जैसे 35 प्लस 25 दोनों ने मिलके गवर्नर जो होते हैं उनको लेटर दे दिया कि भाई हम मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। तो उनको जो है सिंस ये ऊपर हो गए हैं नंबर इनके 50 से ऊपर, तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। हमारे यहाँ कहाँ पे अच्छा एग्जांपल है एनडीए का गवर्नमेंट। एक तो सबसे पहले तो 1977 में जनता दल मर्जर 4 कॉन्स्टिट्यूट फॉर्म द गवर्नमेंट। उसके बाद में 18th coalition was formed in 1999 known as एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें मोरारजी देसाई थे। और अ कोलिजन ऑफ 13 पार्टीज लेड बाय बीजेपी इन 9th कोलिजन नोन एज यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और इसके कौन थे? प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। अ कोलिजन इज मोर देन 10 पार्टीज लेड बाय कांग्रेस। गवर्नमेंट का फॉर्म की थी 2004 में। तो मैंने आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया इलेक्शन प्रोसेस के बारे में और इंडियन जो पूरी डिटेल में। थैंक यू।